बच्चों, आज के सेशन में हम सेक्शन डी पे फोकस करेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए आता है सेक्शन डी। उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है, तो 5 into 4 20 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव टुडे। एंड ये आपको ये जो प्रॉब्लम्स है आप डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया हुआ है। Alright, so let's start with the very first problem. Okay, as you can see, a is not equal to b not equal to 0. तो basically a not equal to b not equal to 0. तो दोनों 0 नहीं है और a और b भी इक्वल नहीं है। Prove that a comma a square b comma b square and 0 comma 0 okay will not be collinear. collinear का मतलब क्या है? अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स होंगे। लेट्स से ऐसे, तो अगर आप प्लॉट करोगे तो एक ही लाइन पर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं। इस तब हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। अब ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट दे आर नॉट कोलिनियर, यानी हो सकता है दो पॉइंट, अगर आप लाइन बनाओगे दो पॉइंट्स ही एक लाइन पे ड्रॉ आएंगे और तीसरा पॉइंट कहीं बाहर होगा उस लाइन से। आप इस दोनों को जोड़ोगे तो ये पॉइंट बाहर हो जाएगा, या आप इस दोनों को जोड़ोगे तो ये पॉइंट बाहर होगा। ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू शो। नाउ बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था अगर आप, याद है हमें 3 पॉइंट दिए जाते थे और बोलते थे कि ठीक है एरिया निकालो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगा के एरिया निकालते थे, है ना? हाफ और मॉड वैल्यू x1 y2 माइनस y3 प्लस ऐसे कुछ 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 था। ठीक है, तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते ना, उनके बीच में एक, वो अगर तीनों आप जोड़ोगे तो ट्राइंगल बनता है। ठीक है ना? अगर ये अभी देखो, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं है, दो को जोड़ोगे तीसरा बाहर है इस लाइन से, उस समय ट्राइंगल बनता है और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल नॉट जीरो होता है। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स से ए बी और सी है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है जैसे इस केस में, तो एरिया जीरो नहीं होता। तो अगर हम यहां ये लगा देंगे, तो अगर हम दिखाएंगे कि हाँ भाई ये इसका एरिया जो है तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया जीरो नहीं है, तो हमारा काम हो गया। लेकिन ये सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो और क्या ऑप्शन हो सकता है? समटाइम्स तो ये हम एरिया वाला आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैंने आपको पढ़ाया था पीवाईक्यूज करते समय नॉलेज के लिए, लेकिन है नहीं है सिलेबस में। तो सेकंड ऑप्शन ये है, समटाइम्स हमको दिया जाता है कि ए दिया जाता है, बी दिया जाता है, तीसरे सी दिया जाता है और कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं हम ए बी निकालते हैं। ए बी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। बी सी निकालते हैं, वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला और ए सी दिखा लगाते हैं। ठीक है ना? समथिंग लाइक दिस। और बाद में हम कोशिश करते हैं कि चलो ए बी प्लस बी सी ए सी है क्या, या ए बी यानी ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर ए सी हो गया, इसका मतलब दे आर कोलिनियर, है ना? अगर नहीं है, इन दैट केस ट्राइंगल बन जाएगा, है ना? ऑयलर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर दो तीन पॉइंट्स हैं ऐसे, ये 5 है ये 6 है, तो ये अगर 11 हो गया इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। समझ गए ना? अगर ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, लेट से थोड़ा ये टेढ़ा आ जाता है ऐसे, अगर ऐसे आ गया 5 और 6, तो डेफिनेटली ये 11 से कम होगा, लेस देन 11 नहीं होगा। क्यों? 5 प्लस 6 सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड सेट। तो 5 प्लस 6 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड सेट। सो ये थर्ड सेट है 11 से कम। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट्स ए और बी के फॉर्म में दिया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तीसरा एक तरीका है, अगर आप देखेंगे ना, एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो
अगर आप स्लोप लेंगे जैसे ए, स्लोप ऑफ ए बी, ए सी पकड़ो, डी पकड़ो, ई पकड़ो, एफ पकड़ो, ठीक है ना। अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी विल इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, कोई भी दो पॉइंट लोगे ना, स्लोप आपको ढूंढना आता है, ठीक है। सी डी पकड़ लो, ये सब इक्वल होंगे, कोई दो पॉइंट लो, स्लोप लो, ये इसका स्लोप लो, इसका स्लोप लो, तो स्लोप सेम होगा। तो हम वो कोशिश करेंगे, अगर कोलिनियर है तो स्लोप सेम होगा। ऑलराइट, तो लेट दिस बी ए, यहां पी करते हैं इसको, पी क्यू आर। समटाइम्स ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाना है। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, आई थिंक आपने ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। तो वो आपको दिमाग में रख के उसको अप्लाई करना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। लेट दिस बी दिस, ओके। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो मैंने इसको पहले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी, तो ये आपका बनेगा a माइनस बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये बन गया a प्लस बी, फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये a माइनस बी, ये मैं कैंसिल करता हूं क्योंकि ये जीरो जीरो नहीं है, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये बन गया आपका a प्लस बी, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर निकालते हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू आर का क्या है, बी स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी बी माइनस जीरो, सॉरी बी स्क्वायर माइनस जीरो, बी माइनस जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू बी। स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो और ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, तो ये बन गया ए, है ना। नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। क्लियरली ए और बी इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ए प्लस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी क्लियरली दिया हुआ है, तो ये दोनों तो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमने देखा है कि ये तीनों, ये स्लोप जो है ये सेम नहीं है, या फिर ये इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ये दोनों को ही कंपेयर कर दो, है ना। स्लोप ऑफ क्यू आर इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, यानी बेसिकली जो लेट से पी क्यू और आर है, तो ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है ऐसा सेम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा टिल्टेड है, इसके हिसाब से इस पर नहीं लाई करेगा, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, हो गया, बात खत्म हो गई आपकी। बिकॉज क्यू आर क्या है, स्लोप ऑफ क्यू आर बी है और ये है, और क्लियरली दिया है बी इज नॉट इक्वल टू ए, बस। तो दिस द वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा टाइम लिया मैंने इसको समझाने के लिए, लेकिन होपफुली समझ में आ गया आपको, है ना। तो जो पढ़ा है आपने उसे भूलना नहीं है, 9th क्लास में, 8th क्लास में, सब कुछ काम आएगा। वक्त आने पे कौन सी चीज काम आएगी कह नहीं सकते। ओके, लेट्स मूव ऑन। Show that the sum of all the terms of the AP whose first term is A, okay, let's say first term is equal to A, okay, second term is B, okay, क्यों दिया उन्होंने second term, let us see why, okay, now, and the last term is C, last term say nth term is equal to C, चलो, okay, and the last term is C, okay, show that the sum of all the terms, यानी basically first term, second term, third term, fourth term, dot dot dot, last term आप ऐड करोगे तो वो बताओ कि उसका सम जो दिया है प्रूव करना है हमको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है,
दिया नहीं है हमको, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, करेक्ट ना? ये कॉमन डिफरेंस हो गया आपका। नाउ nth टर्म टी एन इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन डी, करेक्ट? nth टर्म हमने पकड़ा है c, therefore c is equal to a plus n minus 1d, therefore c minus a by d plus 1 is equal to n। थोड़ा सॉल्व करो, ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो n क्या हो गया आपका? n is equal to c minus a plus d by d, है ना? तो ये है आपका b प्लस सी। ओके, 1 सेकेंड। अच्छा, लेकिन एक चीज गड़बड़ा गया, मैं एक काम करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा रब करता हूं मैं, लेट्स डू इट अगेन। ये c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, d क्या है? कॉमन डिफरेंस हमने b माइनस a लिया था, है ना? चलो भाई, इधर तक ठीक है, इसको यहां करते हैं अभी। तो ये बन गया n माइनस वन इज इक्वल टू c माइनस a by b minus a, therefore n is equal to 1 को उस तरफ ले जाओ, c minus a plus b minus a by b minus a, ये बन गया b plus c minus 2a b minus a, ये n है। चलो बाबा, ये हमको मिल गया है, ये सब चीजें मिल गई हैं। अभी हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, sum of all the terms is equal to n by 2। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारा a और लास्ट टर्म c है। चलो n इधर से इधर सब्स्टिट्यूट करो, कैसे करेंगे? s इज इक्वल टू n क्या है? b प्लस सी माइनस 2a b माइनस a बाई 2, यानी ये 2 इधर है और ये a प्लस सी। होपफुली यही प्रूव करने बोला था, b प्लस सी माइनस 2a, ठीक है? a प्लस सी, ठीक है? 2b माइनस a। चलो, तो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड इट, है ना? सिर्फ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आपको आ गया। ऑलराइट बच्चों, तो होपफुली ये इजी था आपके लिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई थिंक ये थर्ड वाला प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, ये आसानी से हो जाना चाहिए, आप कोशिश करो इसे, ठीक है? इट इज परफेक्टली पॉसिबल फॉर यू। 2 प्रॉब्लम हो गए हमारे, 10 मार्क हमारे हाथ में हैं। अभी और 10 मार्क के लिए कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो थर्ड प्रॉब्लम, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर्स हाई, बिल्डिंग का हाइट दिया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। चलो, तो एक बिल्डिंग है और एक लैंप पोस्ट है। यहाँ पे बिल्डिंग ए बी है, लैंप पोस्ट एल पी पकड़ लो, ठीक है? यहां से एक बंदा देख रहा है टॉप और बॉटम ऑफ द लैंप पोस्ट, ठीक है? ये जो है 30 डिग्रीज है, इज इट 30? ओके, 30। ये जो है 60 डिग्रीज है, नहीं ये 30 डिग्रीज है, क्योंकि सिंपल यार, देखो कंफ्यूज मत होना, ये 30 हो सकता है या 60, लेकिन इससे ये बड़ा है ना, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है इससे, तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 30, है ना? सिंपल सी चीज हम करेंगे। ऑलराइट, इससे इधर तक 30 है तो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए ना, तो इस और थोड़ा बड़ा है ना, 60 बड़ा है 30 से। ऑलराइट, तो अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये बन गया 30 और ये बन गया, देखो पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट, तो z बन गया ये, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री। ए बी का लेंथ क्या है? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर्स, 60 मीटर्स है, ठीक है? समझ में ये सब आ गया, सब मैंने कैप्चर कर लिया। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड, एक इंपॉर्टेंट बात है, एलपी नहीं लेना है हमको, सीडी लेना है, क्योंकि उन्होंने दिया है भैया, रॉन्ग हो जाएगा, सीडी करो इसको, ठीक है?
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, दैट इज बी डी कितना है, ये लेंथ कितना है, एक ये हो गया। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट यानी सी डी कितना है, ये कितना है, ओके। एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट यानी ए बी माइनस सी डी कितना है। चलो डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, ओके। tan 60 डिग्रीज, ये एंगल ये ट्राइंगल पकड़ लो, tan 60 इज नथिंग बट ए बी बाई बी डी। ए बी पता है, बी डी नहीं पता है, लेकिन फाइंड आउट करना है, और tan 60 देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए बी बाई tan 60। tan 60 क्या है, √3, so this 60 by √3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, रैशनल बना देते हैं, तो √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया √3 इंटू √3 3 बन गया, 320/3 60/3 20 हो गया, तो ये हो गया आपका बी डी इज 20√3। ऑल राइट, ओके, सो बी डी इज 20√3 मीटर। ऑल राइट, अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये ए पार्ट था। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमको देखना है हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। और सी पार्ट है डिफरेंस इन द हाइट। एक काम करते हैं, अभी इसको पकड़ लो, टी पकड़ लो, ठीक है ना। अभी tan 30 का देखते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या, AT बाई TC, AT बाई TC। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AT क्या है पता नहीं, चलो TC क्या है, सेम एज BD, जितना ये है उतना ही ये होगा, और BD हमने ढूंढ के निकाला 20√3, देयरफॉर AT इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ये आपका 20 मीटर्स आया है ना, ये इतना पोर्शन 20 मीटर्स, ठीक है ना। ऑल राइट, सो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस between, now this is nothing but AT is nothing but AT is equal to AB minus CD, है ना। पूरा AB से अगर आप ये निकालोगे तो आपको ये मिलेगा AT। now that is nothing but difference in height, है ना। therefore difference in height of the two is equal to AT is equal to 20 meters। चलो ये भी हो गया, हमने थर्ड वाला सॉल्व, सी वाला सॉल्व कर लिया। अभी हम बी वाला देखते हैं। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट आसान होना चाहिए, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट क्या है, ठीक है ना। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, एक मिनट रब कर दूं क्या, थोड़ा सा रब करता हूं, ठीक है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट CD इज इक्वल टू क्या, AB माइनस AT। AT हमको मिल गया है, AB क्या है 60 है, AT क्या है 20 है, इज इक्वल टू 40 मीटर्स का दोनों में, सॉरी 40 मीटर्स लैंप पोस्ट का हाइट है, ठीक है। ऑल राइट, तो लैंप पोस्ट का हाइट 40 मीटर्स है, ये है 60 और ये है 20, तो 60 माइनस 20 विल बी दिस, नो, तो ये आपका लैंप पोस्ट का हाइट हो गया। ऑलराइट बच्चों, तो ये था थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है। 15 मार्क हमारे हाथ में आ गए। लेट्स मूव ऑन टू मेक इट 20 on 20। चलो पढ़ना शुरू कर दो, आसान है ये आपका। इक्वेशन फॉर्म करेंगे इससे। A takes 6 days less than B, no, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। जितना भी दिन B लेता है उससे 6 दिन A कम लेता है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। If A and B work together, they can finish it in 4 days। Find the time taken by B to finish the work। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स में एक दिन में कौन कितना कर रहा है वो कैलकुलेट करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स से
लेट ए टेक x days टू कंप्लीट, है ना, द वर्क, देयरफॉर बी टेक्स कितना, ए टेक्स 6 days लेस देन बी, अगर ए ही x ले रहा है तो b लेगा x प्लस 6, है ना, डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। चलो इतना हमको समझ में आ गया, इतना मैंने कैप्चर कर ली इंफॉर्मेशन। नाउ इन वन डे, ए कंप्लीट्स कितना, अभी मुझे बताओ, अगर आपको एक काम करने में 2 दिन लग गए, ओके, 2 days आपको लगता है, तो एक दिन के बाद आप आधा काम कर देंगे, है ना, जितना दिन है डिवाइड बाय वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। अगर आप कोई काम 3 दिन में करते हैं तो एक दिन के बाद आपका 1/3 काम हो जाएगा, है ना। पहले दिन आप 1/3 करोगे, सेकेंड दिन 1/3 करोगे, थर्ड दिन 1/3 करोगे, अगर आप देखें तो पूरा 1 हो जाता है, पूरा का पूरा काम, आप 1 on 1 मीन्स पूरा का काम आपका हो गया। अगर आप n डेज में कोई काम करते हो तो एक दिन के बाद 1/n होता है, 5 दिन के बाद इंटू 5 यानी 5/n आपका 5 दिन के बाद काम होता है। एक दिन के बाद 1/n, दूसरे दिन के बाद 1/n प्लस 1/n, ऐसे 5 बार करोगे तो 5/n हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये बात। तो वैसे ही अगर ये x डेज में करता है, इन एक दिन में कंप्लीट्स 1/x, ओके, ऑफ वर्क, ठीक है। सिमिलरली इन वन डे बी कंप्लीट्स कितना, जो भी नंबर है पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/x प्लस 6 ऑफ वर्क, ठीक है, ओके। इफ दे वर्क टुगेदर, 4 दिन में काम खत्म होता है, ओके। दे टुगेदर कंप्लीट इन 4 days, अगर दोनों मिलके 4 दिन में खत्म करेंगे तो एक दिन में 1/4 काम हो गया। देयरफॉर इन वन डे दे टुगेदर कंप्लीट, थोड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, टुगेदर कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क, है ना, 1/4 ऑफ वर्क। 4 दिन में काम खत्म, यानी एक दिन में 1/4, दूसरे दिन वापस से 1/4 ज्यादा, तीसरे दिन 1/4 अगेन, चौथे दिन 1/4, टोटल 1/4 को 4 बार ऐड करोगे 1/1, यानी पूरा काम खत्म, ठीक है। इसका मतलब एक दिन ही जितना काम करता है प्लस एक दिन ही जितना काम करता है, अगर आप दोनों मिलाओ तो 1/4 होना चाहिए, है ना, सिंपल। देयरफॉर 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। इसने किया हुआ काम प्लस इसने किया हुआ काम शुड बी इक्वल टू 1/4, है ना। तभी ये दोनों मिला के 4 दिन में काम खत्म करेंगे। तो अभी इसको एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, है ना। तो दिस बिकम्स x प्लस 6 प्लस x, और ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4, therefore it becomes 8x प्लस 24। ये स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कर दो, 2x का 8x हो गया, 24 हो गया, और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये बन गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसको प्लीज आप सॉल्व करो बच्चों, इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसको रब कर दूं क्या, इधर कर दूं, इधर करता हूं। तो ये अगर आप इसको फैक्टर बनाओगे, फैक्टराइज करोगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और -4 पॉसिबल नहीं है, डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x इज इक्वल टू 6 और b टेक्स x प्लस 6, b टेक्स 12 days टू कंप्लीट, ठीक है ना। और a टेक्स 6 days, b टेक्स 12 days।
लेकिन पूछा सिर्फ बी का है तो आप उतना ही लिख के आप खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया आज जो भी हमने कवर किया। प्रॉब्लम्स इजी हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। कल हम सेक्शन ई के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ केस स्टडी बनाता हूं मैं और उसको आपके सामने ले आऊंगा, एंड देन लेट्स सी हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।